इन्होंने 22 ईयर में 30 रैंक जो है यूपीएससी सीएसई में हासिल की। आइए जानते हैं कि इन्होंने किस माइंडसेट के साथ जो अपनी प्रिपरेशन है वह स्टार्ट की और कंटिन्यू की और आखिरी में ये माइलस्टोन जो सक्सेस है इन्होंने अचीव किया। फील कर रहा हूँ कि आई एम रिलीव्ड कि ये साइकिल से थोड़ा बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि पूरी यूपीएससी की साइकिल ही ऐसी हेक्टिक रहती है, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू वाला। तो आपके लिए ऐसा क्या आपने अप्रोच अपनाई जो आपके लिए वर्क की? तो समवेयर लाइक आफ्टर 10th ओनली मैं इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता था सिलेबस का, तो थोड़ा पहले से सबकॉन्शियसली इसके बारे में पढ़ना या ऐसे आइडिया रहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जैसे यूपीएससी का रिज़ल्ट है उसको अटैम्प्ट में आंकूंगा ही नहीं, क्योंकि जिसने 4th अटैम्प्ट में क्लियर किया उसने भी बहुत मेहनत की है, मैंने किया है तो मैंने भी मेहनत की है, बट वी कैन नॉट कंपेयर कि मैंने ज़्यादा अच्छा किया है उन्होंने कम किया। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि लक फैक्टर काम करता है, आप इस चीज़ को मानते हैं? नॉट 100% लक, बट इट वर्क्स। लाइक काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इट विल वर्क फॉर यू, कि आपने प्रिपेयर किया और वो पूछ लिया, तो दैट इज़ योर लक। तो आप मैनेज कर लेते वर्क के साथ साथ प्रिपरेशन को? अब जैसे वी हैव टू, मतलब पापा को थोड़ा रिलीव करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा। वो मैनेजमेंट का कैसा है कि वो बहुत प्रिविलेज लगता है मेरे को काफ़ी टाइम कि यार मैनेजमेंट की बात करें, अभी करना है, वैसा है, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दैट। अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे का सोचता, बहुत ज़्यादा पीछे का सोचता तो नहीं होता। आई लिव्ड इन द प्रेजेंट, मैंने उस मोमेंट को पूरा जिया, क्योंकि मुझे लगा था कि ये शायद लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा ये मोमेंट और कभी वापस भी नहीं आएगा। आप सभी को लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना मतलब सोसाइटी जो है वह आपको बहुत प्रेशराइज करती है कि नहीं ये कलेक्टर बाबू बनेंगे। आइए जानते हैं हम स्मिथ से। इन्होंने 22 ईयर में 30 रैंक जो है यूपीएससी सीएसई में हासिल की। आइए जानते हैं कि इन्होंने किस माइंडसेट के साथ जो अपनी प्रिपरेशन है वह स्टार्ट की और कंटिन्यू की और आखिरी में ये माइलस्टोन जो सक्सेस है इन्होंने अचीव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको कैसा लग रहा है कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आपका ये सेकंड अटैम्प्ट था और आपने यूपीएससी के सक्सेसफुली तीनों स्टेजेस आपने क्रैक कर लिया एंड फाइनली आप 2 डिजिट में रैंक लेकर आए हैं? थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। क्लियर किया है तो अच्छा तो लग ही रहा है, पर ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि आई एम रिलीव्ड कि ये साइकिल से थोड़ा बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि पूरी यूपीएससी की साइकिल ही ऐसी हेक्टिक रहती है, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू वाला। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो नहीं हुआ था, बट सेकंड अटैम्प्ट में ट्राई टू इम्प्रूव माय वीकनेसेस एंड इट वर्कड आउट फॉर मी, तो इट इज़ गुड फीलिंग। बहुत जल्दी आपने अपनी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी आपने बहुत जल्दी उसमें रिफॉर्म करके सक्सेस को अचीव कर लिया। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में भी हम यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, तो आपके लिए ऐसा क्या आपने अप्रोच अपनाई जो आपके लिए वर्क की? आई थिंक फर्स्ट वाज कि एक तो अर्ली बर्ड वाला थोड़ा था कि मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था, तो समवेयर लाइक आफ्टर 10th ओनली मैं इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता था सिलेबस का, तो थोड़ा पहले से सबकॉन्शियसली इसके बारे में पढ़ना या ऐसे आइडिया रहता था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में करना है तो फर्स्ट तो आपको सिलेक्शन सीखना पड़ेगा। सिलेबस लेंदी है बट उसमें भी आप प्रायोरिटाइज़ करोगे तो इट विल बी स्मूथ फॉर यू। और दूसरा है कि मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, कि मैनेजिंग सी सेट एंड जी एस, मैनेजिंग ऑप्शनल एंड जी एस एंड अल्टीमेटली मैनेजिंग योर इमोशंस ऑल्सो। सो दिस कैन हेल्प। ये तो मेरे लिए वर्कआउट किया है ये सब, तो दिस कैन हेल्प ऑल्सो अदर्स। एंड सर इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं हमारे एक मोटिवेशन एक इंस्पायरिंग एक फैक्टर होता है कि अब जब ये सोचते हैं कि नहीं मैं गिव अप कर दूं और अब मुझसे यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होगी या फर्स्ट टाइम कभी आपका प्रीलिम्स नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि शायद यूपीएससी के लिए मैं नहीं बना हूँ। उस वक्त ऐसा क्या था आपकी लाइफ में या ऐसा कोई पर्सन जिसने आपको इंस्पायर किया हो? आई थिंक एक ही इंसान है, वो उसका मेरे को सामने चेहरा आता है तो वो मेरे पापा है। एक्चुअली मेरे फादर ब्लैक स्मिथ है, और प्लस उसको उनको ना मेडिकल कंडीशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो ना ज़्यादा वेट उठा नहीं सकते, बट स्टिल टू सपोर्ट मी, टू सपोर्ट द फैमिली, ही हैज़ कंटिन्यूड वर्किंग फॉर द फैमिली। तो हमेशा से ये रहता था कि उनको कैसे रिटायरमेंट दे। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो पहले उनका ही चेहरा आता था कि यार अभी एक और साल उनको मेहनत करनी पड़ती, या फिर मैं हेल्प नहीं कर पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में। बट वही था कि जैसे इतनी फिज़िकल एलिमेंट होने के बाद भी वो इतना पॉजिटिव रहते थे,
या कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि बेटा तू मत कर, अब मेरे बिज़नेस में आ जा, क्योंकि जनरली गुजराती फैमिली में ऐसे बोलते हैं कि बिज़नेस कर लो, ठीक है चलेगा अभी। बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने थोड़ा लाइन चेंज किया था, थोड़ा ऑफ शूट था, फिर भी ही सपोर्टेड मी वेल। और बिसाइड्स दैट ओवरऑल फैमिली को एक अपलिफ्ट करना था कभी ना कभी, तो ये मेरे ना मोटिवेशन के सोर्स रह गए, क्योंकि ये इंटरनल मोटिवेशन ही थी, एक आग इन्होंने जगह ही रखी थी। सो दैट हैज़ वर्क मी। ऐसा कब रहा कि आपने सोचा होगा कि नहीं अब मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है या मुझे यूपीएससी ही करनी है? तो कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि नहीं मुझे सिविल सर्विस करनी है, मुझे इस एरिया में वर्क करना है, मुझे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना है, तो ऐसा आपने कब सोचा था? देखो जैसे स्टार्ट किया था ना, तब पता नहीं चलता था, बहुत टेंडर एज थी 15-16 में। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पहले तो क्या रट्टा मार लिया तो ठीक है, बट व्हेन आई गॉट टू नो द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चला जो वैल्यू थी रियल्स, तो उसकी वजह से ऐसा है ना कि जैसे मैं जो कम्युनिटी से आता हूँ, अब हमारे एक तो एमएसएमई वाला है, एक तो सेक्टर, और एक है लेबर सेक्टर। अब वो कम्युनिटी को ही अपलिफ्ट करने के लिए मेरे को तो वही गोल रखता था, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत कम होंगे ऑफिसर्स हमारी कम्युनिटी से, या फिर तो एक तो यही था। और दूसरा जो अनटैप्ड पोटेंशियल रहता है, जैसे वुमेन है, उनका अनटैप्ड पोटेंशियल है, उसको बढ़ाना है। तो ऐसे सेक्टर्स जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, सो इनको ना नेचुरली हमको ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ करना है। तो दिस हैज़ लाइक बीन बहुत सबकॉन्शियस रहा है, इसके नेचुरल रहा है इसका। इस पूरी जर्नी में कभी-कभी ऐसा होता था कि हमारी स्टडी के बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, तो आपने क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाई थी? क्योंकि डेफिनेटली वो स्टूडेंट ज़रूर जानना चाहते हैं सर कि जिनका 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है, समटाइम्स अभी कुछ हमारा टॉपर्स से जो इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया कि उनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो डेफिनेटली वो फॉर्चुनेट मानते हैं कि ऐसा क्या इन स्टूडेंट्स ने किया था कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में वो भी आपकी डबल डिजिट जो रैंक है वह आई है। तो सर आपने ऐसा क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी अपनाया था ओवरऑल आपने प्रिपरेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जैसे यूपीएससी का रिजल्ट है उसको अटैम्प्ट में आंकूंगा ही नहीं, क्योंकि जिसने 4th अटैम्प्ट में क्लियर किया है उसने भी बहुत मेहनत की है। मैंने किया है तो मैंने भी मेहनत की है, बट वी कैन नॉट कंपेयर कि मैंने ज़्यादा अच्छा किया है, उन्होंने कम किया। मे बी उनके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशंस हुआ होगा, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि वर्कआउट नहीं किया, सो दैट्स हाउ कि उनको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देना पड़ा। मे बी मेरे लिए थोड़ा उनकी वजह से ही होगा कि आई लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, तो उसकी वजह से आई कुड वर्क वेल। तो अभी फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में मेरा तो यही मानना है कि अटैम्प्ट्स में मत देखो, बट मेहनत को है। तो इसमें कंसिस्टेंसीज में यही है कि जब ऐसा लगे कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, बैठ जाओ पढ़ने के लिए। मेरे को बहुत सारे टाइम ऐसा आता नहीं पढ़ना, जब भी आता था बैठ जाता था, जस्ट रीड द बुक। और 5 मिनट का रूल होता है, 1 मिनट में अगर पहली 1 मिनट आपने रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लिया तो देन यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। और एक है ना कि अगर इंटरनल मोटिवेशन है ना, तो इट विल सस्टेन यू इन दिस जर्नी। और इस दौरान आपने जैसे कि एकेडमिक भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है वह उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वह सोच भी पाएँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन उन्हें करनी है। तो क्या आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड था उसने आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प की? डेफिनेटली मैंने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो और मेरा ऑप्शनल भी पीएसआईआर ही है, तो उसने तो बहुत हेल्प किया है। और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में ये होता है कि यू गेट टू यूज़ टू, जैसे मतलब जैसे मेजॉरिटी अपना सिलेबस ही ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड ही है, कि हिस्ट्री है या पॉलिटी है, सोसाइटी है। तो पॉलिटिकल साइंस तो मेरे लिए बहुत नेचुरल हो गया था, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी वैल्यूज़ बहुत नेचुरल हो गई थी। वेस्टर्न, उसमें भी मेरा फेवरेट था वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जो सबसे लेंदी रहता है, वो मेरे को बहुत आसान रहता था। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जब मैं ऑप्शनल का पढ़ता था तो मेरे लिए कभी वो टास्क नहीं बना था, इट वॉज ऑलवेज एन एंटरटेनमेंट फॉर मी। मतलब मैं कभी बोर नहीं हुआ ऑप्शनल पढ़ते हुए। आई ऑलवेज ट्राइड कि और पढ़ पाऊँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल सभी जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स उन्हें एटलीस्ट ये फैक्टर तो रखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट एटलीस्ट डेवलप हो उसमें, तो आपको कभी ये नहीं लगे कि नहीं मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ये जैसे अनब्रेकेबल रूल नहीं है, पर अगर इंटरेस्ट होगा तो इट विल मेक योर जर्नी मोर इजी। इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा पढ़ भी पाओगे और यू विल फील गुड। जैसे ऐसा नहीं लगेगा कि इट इज़ अ टास्क, मेरे को करना ही है। इट विल बिकम वेरी नेचुरल और आपको
लॉन्ग आवर्स में भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो थोड़ा ही पड़ा है ऐसा। आपने मतलब कॉलेज के साथ साथ जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी थी। एंड सीरियस अटेम्प्ट आपने अपना पहला कब दिया था? मेरा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में था और सेकंड अटेम्प्ट तो फर्स्ट 20 अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ नहीं था, नहीं। तो आपने उससे क्या लर्निंग्स ली थी कि कहाँ आपने ऐसी मिस्टेक की कि लर्निंग्स तो यही थी कि सी सेट को अंडर एस्टिमेट मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना भी आता हो बट यू हैव टू वर्क फॉर दैट। मेरा यही हुआ था, मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई मैं कर रहा हूँ सी सेट के क्लास, तू करेगा? मैंने बोला नहीं नहीं, आई विल मैनेज माई सेल्फ। और यही हुआ कि सी सेट में ही मैं 2.5 मार्क्स से रह गया। मेरे जीएस में तो 100 थे, कट ऑफ 75 था, पर सी सेट की वजह से वो 2-3 मार्क्स की वजह से मेरा एक साल पूरा आगे निकल गया। तो वही है कि उसमें से मैंने लर्निंग लिया। तो 2024 में मैंने बोला कि लक काम करता है, तो वैसा ही लक काम किया कि मेरे पास हार्डली 50 डेज थे, पर प्रीलिम्स थोड़ा एक्सटेंड हो गया 20 दिन, तो वो 20 दिन मैंने पूरे सी सेट में लगा दिए। तो वो पास लर्निंग्स भी थी और PYQs किए और क्लास थोड़े कर लिए, दैट वर्क फॉर मी। आप फॉर्चुनेट मानते हैं खुद को? तो यूपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये तो रहता है कि नहीं, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है। ना केवल हम इंडिया की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो थर्ड आई थिंक मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम में से यूपीएससी है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि लक फैक्टर काम करता है, आप इस चीज़ को मानते हैं? मतलब नॉट 100% लक बट इट वर्क्स लाइक, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इट विल वर्क फॉर यू। जैसे मेहनत तो हर कोई करते ही है, उसमें तो कोई मतलब क्वेश्चन है ही नहीं, बट थोड़ा सा पार्ट लक पे करता ही है। जैसे हर एक स्टेज में अनसर्टेनिटी है, पर अनसर्टेनिटी आपके प्रिपरेशन के साथ अलाइन हो जाए, मतलब कि आपने प्रिपेयर किया और वो पूछ लिया, तो दैट इज़ योर लक। जैसे मेंस में आपने प्रिपेयर किया, वो थीम पे पूछ लिया, तो दैट इज़ योर लक। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसे ही हो गया कि सिर्फ नसीब है, लक है। मेहनत तो मांगेगा है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा है। 3 स्टेज विल रिक्वायर हार्ड वर्क, बट यस, जैसे इंटरव्यू में ऐसा होता है काफ़ी टाइम कि काफ़ी लोगों को वॉट एवर दे प्रिपेयर्ड दे गॉट टू आंसर दैट, और काफ़ी लोगों को बाउंसर इंटरव्यू आता है। तो सम पार्ट लक ऑल्सो प्लेज, बट हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वो तो चाहिए ही चाहिए। एंड जो ऐसे स्टूडेंट जो कि सोचते हैं कि आगे जाके हमें सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले तो काफ़ी लोग मुझे बोलेगा ये इतना छोटा बच्चा हमको क्या एडवाइस दे रहा है, बट वह 1-2 एडवाइस यही है कि इस ना प्रिपरेशन बहुत ना रिगोरस है थोड़ी, तो उसमें सबसे मेरे लिए तो बेस्ट एडवाइस रहेगा पॉजिटिव माइंडसेट। कीप योर माइंड कूल, और अपने एंड को, अपना जो भी गोल है उसको माइंड में रखोगे, अपना मोटिवेशन जो भी जिसके लिए करना है उसको माइंड में रखोगे, तो कभी ये ना बोरिंग नहीं बनेगी। रिगोरस है पर इट कैन बी मेड वेल ऑल्सो, मतलब कि थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। और इसमें ये और एक जो एडवाइस होगी तो वो है कि सिलेक्शन वाला, प्रायोरिटाइज योर वीकनेस स्ट्रेंथ्स और वर्क ऑन योर वीकनेसेस, दैट विल हेल्प। जैसे ज़्यादातर होता क्या है ना कि हम इस पूरी प्रिपरेशन में देखें तो हम दो तरह की एडवाइस अपने स्टूडेंट को देते हैं। एक होती है जो एकेडमिक में होती है, दूसरी ऐसी होती है कि आपने जैसे कि अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ कभी अप एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में वैसे चैलेंजेस आते हैं जब हम पीछे हटने की कोशिश करते हैं, गिव अप करने की कोशिश करते हैं। तो आपका वो वाला जो पार्ट है वो क्या था कि स्टूडेंट के पास किस तरीके के ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो एंड काइंड ऑफ कि वो यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान खुद को पॉजिटिव रखें? आई थिंक मेरे लिए थोड़े मेडिटेशन और थोड़े मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी वर्क फॉर मी, क्योंकि ये एक स्टेज ऐसा है ना कि आपको थोड़ी देर में जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है कि कभी खुश कर दिया, कभी आपको डिप्रेस कर दिया। प्रीलिम्स पास हो गया, खुश हो गए, मेंस में रह गए, डिप्रेस हो गए। तो इमोशनल तो ऐसे जैसे रोलर कोस्टर राइड जैसा रहता है। तो इसमें यही है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस ऐसे है कि कंसिस्टेंसी अपने को बरकरार रखनी है। तो कभी नहीं फील हुआ फिर भी बैठ गए, और कभी बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी बैठ गए। तो यही है कि आई एम सिटिंग एवरी डे वट एवर आई एम फीलिंग, तो उसकी वजह से मेरा कंपाउंड इफेक्ट आ जाता है। और इमोशंस यही है, अपने जो भी आसपास के लोग, अपने फैमिली को देखोगे तो यू विल फील गुड कि, और अल्टीमेटली आफ्टर दिस स्टेज मेरे को भी लगता है कि ऑल दोज हार्ड वर्क, ऑल दोज सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। तो इसके लिए तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट।
एंड आपके आसपास के लोग, कम्युनिटी के लोग, जब ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम आपका नहीं हुआ एंड आपने ये सोचा कि शायद प्लान बी ना मुझे एग्जीक्यूट करना पड़े, तो क्या उस वक्त आपको डर लगा था? बहुत डर लगता था। मैं वापस भी चला गया था, पहले दिल्ली में प्रिपेयर करता था। एंड एक्चुअली जेन्युइनली बताऊँ, मैंने डिसाइड भी कर दिया था कि अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आई विल जॉइन माय फादर्स बिजनेस, क्योंकि मेरे से नहीं, मैंने सोचा कि अभी पापा को नहीं देख सकता ऐसे, आई हैव टू सपोर्ट हिम। तो मैं रिजल्ट्स के भी 10-15 दिन पहले ही बोल रहा था कि नाउ आई विल वर्क प्रॉपरली, और 2-3 महीने से मैं एक्चुअली काम भी करता था। तो तो आप मैनेज कर लेते वर्क के साथ साथ प्रिपरेशन को? अब जैसे वी हैव टू, मतलब पापा को थोड़ा रिलीव करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा। वो मैनेजमेंट का कैसा है कि वो बहुत प्रिविलेज लगता है मेरे को काफ़ी टाइम, कि यार मैनेजमेंट की बात करें, अभी करना है, वैसा है, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दैट, कि अभी अनसर्टेनिटी तो फुल है। मेरे हाथ में जो था मैंने कर दिया, बट अब मैं यही सोच रहा था कि अगर नहीं होता तो ये कर लूँगा। तो वो तो नेचुरली आप देखते हो तो करना ही पड़ता है, और कर लेते बहुत हैं। सारे बच्चों को लगता है ना कि वो अगर जॉब करेंगे साथ में तो शायद प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। वो तो आई थिंक मैंने भी 3-4 महीने जॉब किया था, बट मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर पाया। बट आई कैन से कि जब जॉब करते हैं तो लो हैंगिंग फ्रूट्स आप पढ़ सकते हैं। थोड़े न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़े यहाँ से, क्योंकि उसमें क्या है कि टाइम मैनेज, हाँ मतलब टाइम मैनेज किया जा सकता है इसमें भी साथ टाइम साथ। मैनेज किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली फुल टाइम तो मांगेगा ही ये एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें जॉब में आपका फिजिकल फटीग हो जाए, मेंटल फटीग हो जाए, तो आप 100% नहीं दे पा रहे। शायद वीकेंड में आप एक्सटेंड कर पा रहे हैं, बट स्टिल जैसे प्रीलिम्स के पहले या मेंस के पहले तो यू नीड टू गिव फुल टाइम प्रिपरेशन। आपकी सर इतनी अच्छी रैंक में आपके मेंस आंसर राइटिंग का एक डेफिनेटली एक बड़ा रोल था। तो आप आंसर राइटिंग डेली करते थे या फिर आपने उसके लिए अलग से कोई और शेड्यूल कर रखा था? जो भी आंसर राइटिंग मैंने किया है वो दैट इज़ आफ्टर प्रीलिम्स। मैं डेली आंसर राइटिंग नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को वो, मतलब मेरे को नहीं सेट हो रहा था, तो मैंने जो भी किया है वो प्रीलिम्स के बाद ही किया है, ऑल द टेस्ट। और आई थिंक जेन्युइनली जो प्रॉपरली लिखना होता है वो प्रीलिम्स के बाद ही मैंने लेकिन लिखा प्रीलिम्स के पहले आपने जो सिलेबस है उसको तो इस तरीके से प्रिपेयर किया होगा ना कि प्रीलिम्स और मेंस की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपके पास हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक्स के है। बारे हाँ, में। वो तो मतलब जैसे मैंने फाउंडेशन कोर्स ही किया था, तो उसकी वजह से नोट्स तो प्रिपेयर्ड ही थे, बट स्टिल आंसर राइटिंग के लिए यू नीड टू प्रिपेयर वेल, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का मोड अलग रहता है, कि उसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्टिव है। तो इसमें राइट करना है तो मेमोरी पावर ज़्यादा चाहिए, तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तो प्रीलिम्स के बाद ही किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सर इंटरव्यू में क्या कभी कोई ऐसा क्वेश्चन था कि जो आपको लगे कि नहीं इस पे मैं ठीक तरीके से आंसर नहीं कर पाया या कहीं पर आप स्टक हो गए हो? आई थिंक स्टक तो मैं एंटर हुआ तभी हो गया था कि मैंने आई ग्रीटेड देम, और उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी लाइक कुछ उन्होंने इंट्रोडक्शन या कुछ नहीं किया, और दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। अब मेरा डेफ अगर देखोगे तो देर इज़ नथिंग रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मे बी करंट अफेयर्स की वजह से उन्होंने पूछा होगा, बट आई वॉज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग कि GS3 के साइड या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइड जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ से है, मैंने PSI से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा स्टक हो गया था, बट अगेन एज आई सेड कि मैनेजिंग योर इमोशंस इज़ वेरी नेसेसरी। तो उस टाइम पे आई गैदर्ड माई सेल्फ, थोड़े थॉट्स निकाले, क्योंकि अब मेंस लिखा है तो यू हैव सम थॉट्स अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी। सो गैदर्ड दोज थॉट्स, और फिर वो नेचुरली आंसर हो गया। उसके बाद 5 मिनट्स वेंट वेल, और 5 मिनट्स अगर आपके फर्स्ट हो गए अच्छे, तो उसका स्पिल ओवर आ जाता है पूरे अच्छे में। मतलब आपने खुद को फिर वहाँ कैसे संभाला था कि जब आपको लगा कि फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा आया कि जो आपसे नहीं आएगा शायद, एंड देन उसके बाद फिर खुद को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद उस पॉजिटिव मोड में आना? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि कहते हैं ना फर्स्ट इज़ लास्ट, कि अगर आपका फर्स्ट इंटेक्शन ऐसा हुआ तो हम भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब आगे तो इंटरव्यू ख़राब हो गया, पहले ही हम ऐसा मान लेते हैं। तो इसमें तो मैंने सुबह ही डिसाइड किया था कि देखो ये चांस दोबारा नहीं मिलने वाला। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि, मतलब ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि मैं नेक्स्ट ईयर, शायद इस साल नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर भी आ पाऊँगा। तो जो है यही है, जो है वो प्रेजेंट में ही है। अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे का सोचता, बहुत ज़्यादा पीछे का सोचता तो नहीं होता। आई लिव्ड इन द प्रेजेंट। मैंने उस मोमेंट को पूरा जिया, क्योंकि मुझे लगा था कि ये शायद
लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा ये मोमेंट, और कभी वापस भी नहीं आएगा। देयर इज़ ये रिपीट नहीं होने वाला, तो इसको मेरे को फुल्ली लिव करना है। जैसे कई स्टूडेंट सोचते हैं ना कि नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं हमें 5 ईयर प्लान बनाना है, तो वो अपना कंप्लीट जो पोटेंशियल है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं दे पाए। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, जैसे कि अभी 25 मई को फिर से प्रीलिम्स है, तो कुछ बच्चों ने शायद अभी सोचना शुरू कर दिया होगा कि नहीं अब ये वाला नहीं, अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत लंबी जिनकी जर्नी हो जाती है, शायद वो कंप्लीट अपने एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं। एंड चूँकि आपने एक ही साल में तीनों ही अपनी जो स्टेजेस हैं वह क्लियर कर लिए, आपने यही सोचा था कि नहीं मैंने खुद को इतना टाइम दिया है, इस टाइम में मुझे करके दिखाना है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। एंड डेफिनेटली कि जो फ्यूचर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो सोचते हैं कि वह यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर वो ड्यूरिंग द कॉलेज स्कूल से ही प्रिपरेशन अगर करते हैं तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलती है। और ऐसा नहीं है कि आपको सीरियसली इसके लिए कोई 5 ईयर प्लान या नीति आयोग के एजेंडे बनाने पड़े। आप चाहें तो कंप्लीट आपने जो भी अपने लिए टाइम दिया है उसको आप डेडिकेटेड तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, प्रॉपर आंसर राइटिंग करें, और अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक पॉजिटिव मोड में बने रहें। एंड सर इस पूरे आपके इस प्रिपरेशन के दौरान आप PWIS का कंट्रीब्यूशन कहाँ देखते हैं? आई थिंक मैंने फर्स्ट अपना मॉक इंटरव्यू PWIS में ही दिया था। मेरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और उसमें वो थर्ड आई होता है, उस दैट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मेरी बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि मेरा नाम स्मिथ है, दैट मीन्स टू स्माइल, एंड थ्रू आउट द होल इंटरव्यू आई डिडंट स्माइल एट वंस। मतलब उन्होंने बोला कि तेरा नाम स्मिथ है तो एटलीस्ट स्माइल वंस। तो और उसके बाद यही चेंज मैंने किया था कि आई स्टार्टेड स्माइलिंग अ बिट, तो देन इट बिकेम माई स्ट्रेंथ। जहाँ भी मैं मुँह देता था या फिर, तो फर्स्ट यही फीडबैक रहता कि यू हैव अ गुड स्माइल, तो यही हेल्प किया। और द क्वेश्चंस आल्सो रिफ्लेक्टेड इन माय रियल इंटरव्यू आल्सो। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक सर। यू सो मच।